हे दोस्तों, कहानियों के इस अनमोल एहसास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टूटी रूह का रिश्ता एपिसोड नंबर 8 और मैं हूं ममता चौधरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। जिस तरह आप सभी को मेरे एपिसोड का इंतजार रहता है, उसी तरह मुझे भी आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन आप सब लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट किया करें। नियति ने सवाल किया तो जसन ने उसे देखा। उसने फिर से जवाब मांगा, लेकिन इस बार जवाब का इंतजार और भी किसी को बेसब्री से था, और वो भी अति, जो ऊपर से रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। तो मैं इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन शायद इस जवाब की जरूरत किसी और को भी है, इसलिए सिर्फ उसकी उसी जरूरत को पूरे करने के लिए तुम्हें ये जवाब दे रहा हूँ। कहते हुए जशन ने हल्का सा ऊपर की तरफ देखा तो अति चौंक गई, पर वो डर कर पीछे भी नहीं हटी, क्योंकि उसे भी सुनना था जशन का जवाब। प्यार, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तुम गई तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मरना तो दूर, मुझे तो बुखार तक नहीं आया। और तब मुझे समझ आया कि वो सब तो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, जो वक्त के साथ कम होती गई। पर जब मैंने अति को पहली नज़र देखा तो बस देखता ही रह गया। उसमें इस कदर खोया कि खुद गुमसा हो गया। उसे बस अपने साथ ले गया। उससे दूर जाने का सोचकर ही मेरी सांसें अटकने लगती हैं। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन अति का साथ सुकून देता है। तुमने मुझे खुद को भुला दिया था। तुमने मुझे खुद को भुला दिया था, लेकिन उसके साथ मैं दुनिया भुला देता हूँ। अति और मेरे बीच क्या है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, और ये कहते ही वो नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच था। इसकी ना मैं तुलना कर सकता हूँ और ना ही इसको माप सकता हूँ। ये बेइंतहा है। ये मोहब्बत है जो मैंने ना तुम्हें समझा सकता हूँ ना किसी और को, क्योंकि जिन्हें इससे समझाने की ज़रूरत है वो ये अच्छे से समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन दूरियों का फ़र्क मुझे नहीं पड़ा तो इसका कुछ खास असर मुझे तुम पर भी नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे बिना अकेली थी, उदास थी, बेजान थी। वहीं मेरी खामोश रहना भी किसी को तड़पाने लगता है। कहते कहते उसे एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखा तो अति की आंखों में आंसू देखकर उसका भी दिल चलने लगा, लेकिन उसे सुकून था इस बात का कि उसका कहा एक एक शब्द सच था। उसे देखते देखते अति ने अपने आंसू साफ किए और अंदर चली गई। जसन हल्का सा मुस्कुराया और नियति की तरफ देखने लगा। उसके जवाब ने नियति पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसने हल्का सा व्यंग मुस्कुरान कर जवाब दिया, ये सब बातें हैं, जब 2-3 दिन तुम उसके साथ गुजारा कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझ में और उसमें बहुत फर्क है। वह कहीं से तुम्हारे लायक नहीं है और फिर तुम बहुत पछताओगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देने। अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। उसकी बात से नियति के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि जशन उसे यहाँ से जाने के लिए कह देगा, इसलिए जल्दी से उसे अपने चेहरे के भाव बदले और थोड़ा सा जशन के करीब आते हुए बोली, आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास रहूँगी? उसकी बात सुनकर जशन मुस्कुराया और बोला, उसका खुद का बात बात पर बात करने का लहजा बदल जाए, उसे मेरे बदलने से क्या दिक्कत है? नियति मुंह साफ बनाकर उसे देखती रही। जशन बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। रागनी जल्दी से नियति के पास आई और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मनीषा उन्हें देखती रह गई और बोली, यहाँ कोई भी नॉर्मल तरीके से किसी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? एक वो आती है जो बात बात पर गोद में सवार हो जाती है, और दूसरी ये नियति जो बस पतंग की तरह उड़ती रहती है। आप मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई हो? जो भी कहना था वहाँ हॉल में भी तो कह सकती थी, नियति खींचकर बोली। रागनी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और नियति के सामने आकर बोली, शायद तुम बोल रही हो कि यहाँ पर दीवारों के भी कान कान ही नहीं, मुंह और आँख भी होते हैं, और एक बंद दिमाग भी है जो किसी के सामने जाकर खुल सकता है। ठीक है, कहिए, कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, लेकिन करना तुम्हें है। जशन की चुप्पी का मतलब है उसने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन उसका मूड कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। इसीलिए उसके मूड बदलने से पहले तुम इस घर में अपनी जगह बदल लो, टेम्परेरी से परमानेंट हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वरना आज वो सिर्फ उसने यहाँ से जाने के लिए कहा है, कल को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसीलिए तुम वक्त रहते एक बार फिर से उसे और इस घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। रागिनी ने अपनी बात कह दी तो नियति भी सोच में पड़ गई। दोपहर का वक्त हो चला था। अति जशन का जवाब सुनकर वापस कमरे में आ गई थी और चुपचाप सो गई थी। अब वो उठी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी। बात तो ये भी थी कि उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो नीचे भी नहीं आई, क्योंकि 3 तिकड़म के मुंह वो लगना नहीं चाहती थी। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जशन अति को सोते वक्त कमरे में आया था, लेकिन फिर उसे आराम से सोता देखकर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अति तैयार होकर नीचे आई और सीधा घर से बाहर चली गई। उसे यूं बाहर जाते देख रागिनी ने मनीषा की तरफ इशारा किया तो वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। अति ने ड्राइवर से उसे जशन के ऑफिस लेकर जाने को कहा तो ड्राइवर उसे लेकर चला गया। ये बात मनीषा ने आकर रागिनी और नियति को बता दी तो नियति ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जशन के ऑफिस में फ़ोन किया। अति जैसे ही जशन के ऑफिस पहुंची, ऑफिस देखकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ड्राइवर और बॉडीगार्ड सब बाहर ही रुक गए थे, क्योंकि उसने उन्हें साथ आने से मना कर दिया। आज वो जशन को सरप्राइज देना चाहती थी। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर जाने की बजाय खुद ही जशन के केबिन को ढूंढ रही थी कि एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर रिसेप्शन लिस्ट की तरह खींचते हुए लेकर आई। अति उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की बस उसे लगातार खींचे ही जा रही थी। चोरनी चोरनी देखो, सब कोई चोर
चोरी के इरादे से ये चोरनी हमारे ऑफिस में घुस आई। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कहीं की महारानी हो, लेकिन काम चोर वाले। वो लड़की चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाना सुनकर बाकी सब लोग भी इकट्ठा हो गए और अदी की अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। इसे तो हमें पुलिस के हवाले करेंगे, दूसरा शख्स बोला। अदी तो उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, कोई चोर नहीं हूँ मैं, मेरा नाम अति है और मैं यहाँ जशन जी से मिलने आई हूँ। क्यों मिला है तुम्हें सर से, और फिर ये चोरों की तरह क्यों घूम रही थी तुम? अति कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़की फिर से बोली, अरे इस चोरनी की बातों में मत आओ, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ये पक्का कोई चोरनी ही है और अब पकड़े जाने की से बात को संभाल रही है। ऐसा ही है तो बताओ तुम्हें जशन जी से क्यों मिलना था? हद है, मुझे उनसे क्यों मिलना है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अति ने भी अड़कते हुए कहा, क्योंकि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझसे परमिशन लिए बिना तुम मुझसे मिलना तो दूर उन्हें देख भी नहीं सकती। इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी और फिर पुलिस वालों को दिखाना अपनी ये अकड़। उस लड़की ने अति का हाथ एक बार फिर से पकड़ा, उसे लगभग खींचकर धकेलते हुए कहा। अंदर जशन अपने केबिन में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो कब का बाहर आ जाता, लेकिन वो चाहता था कि उसकी बेबी डॉल खुद से सबको जवाब दे। वो सिर्फ उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, उसकी हिम्मत बनकर उसके अंदर ही समा जाना चाहता था। लेकिन जब अति चुप रही तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर निकला। अति उस लड़की को धकेलने से एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और उस लड़की की तरफ घूमकर उसके गुस्से में देखने लगी। उम्र में वो लड़की अति से कम 4-5 साल बड़ी होगी, लेकिन अति ने एक कड़कते हुए थप्पड़ से ने सब फासले मिटा दिए और साथ ही वहां खड़े सब लोगों की हंसी भी बंद कर दी। मेरे पति की पर्सनल असिस्टेंट हो, उनकी पर्सनल असिस्टेंट ही बनकर रहो। मेरे सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग की तो जॉब से भी तो हाथ धोगी, मुंह भी तुड़वा बैठोगी। और रही बात मेरी अकड़ की, तो जिसकी पर्सनल असिस्टेंट तुम हो, मेरी अकड़ तो उन्हें भी झेलनी पड़ती है, तो तुम क्या चीज़ हो? अति ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा। और इतने में ही उसकी नज़र जशन पर गई, जो थोड़ी दूरी पर खड़े उन्हें ही देख रहा था। वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर अति को घूर रही थी और बाकी सब लोग भी, जो अति ने कहा था और जिस एटीट्यूड से कहा था, उसके बाद कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जशन आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अति उसकी तरफ आई और बोली, सबसे पहले तो आप अपनी पीए बदलिए, और हाँ, इस बार ये पोस्ट किसी लड़के को देना। जो हुक्म मेरी बेबी डॉल। जशन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो सब हैरान रह गए और बड़ी बड़ी आंखें लिए जशन और अति को देख रहे थे। एक की जॉब तो चली गई, बाकी सबको भी अपनी नौकरी गंवानी है क्या? जशन ने गुस्से से कहा तो सब एम्प्लॉय प्लग चपत्ते ही वहां से गायब हो गए, सिवाय उस लड़की के जो अभी भी गाल पर हाथ रखकर अति को देख रही थी। लेकिन अति ने जशन का हाथ पकड़ा और उसे उसकी तरफ बढ़ गया जहाँ से वो जशन आया था। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये कहानी? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों मैं देख रही हूँ आजकल आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जशन अति के साथ केबिन की तरफ बढ़ गई तो वो लड़की रिया गाल पर हाथ रखे कैफेटेरिया की तरफ गई। जाते वक्त उस सबकी नज़रें उस पर थी और नज़रों के साथ साथ सबके चेहरे पर उसके लिए हंसी भी थी। सबके सामने वो मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया और बोली, ये बहुत गलत किया मैम आपने मेरे साथ। मैंने आपकी बात मानी क्योंकि आप जशन सर की वाइफ हैं, लेकिन आपने मुझे झूठ बोला। अब आप उनकी वाइफ नहीं हैं, उनकी वाइफ तो वो लड़की अति है। आपकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। आपकी वजह से ही उस अति ने मुझ पर स्टाफ के सामने थप्पड़ मारा और मेरी इतनी बेइज्जती की, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अति ने तुम्हें थप्पड़ मारा? नियति ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, और ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से है। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी, रिया ने कहा और फ़ोन काट दिया। नियति ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर बोली, जितनी बोली तुम शकल से लगती हो उतनी हो नहीं। लगता है तुम्हारी इस भोली वाली शक्ल पर भी जशन फिदा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये मासूमियत का नकाब तुम्हारे चेहरे से हटाऊंगी और तुम्हारे ये चालाकियाँ वाला चेहरा उसके सामने लाऊंगी। तभी वो वापस मेरे पास आएगा और एक बार वो मेरी मुट्ठी के अंदर तो तुम इस घर से बाहर। जशन अति को अपने केबिन में ले आया और केबिन का दरवाजा बंद कर उसे कमर से उठाकर टेबल पर बिठाते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल ऑफिस में आई, मेरे बिना रहा नहीं गया क्या, या मुझे देखने की तलब हो रही थी? अति ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और अपनी बाहें उठाकर उसकी गर्दन में डालने लगी, लेकिन फिर एकदम से उसके सीने पर अपने हाथ रखे उसे पीछे की तरफ धकेल दी, जिसे जशन लड़खड़ा गया और हैरानी से अति को देखने लगा। अति भी जल्दी से टेबल से नीचे उतरी और अपना हाथ जशन की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, वैसे तो ये जनाब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्यार करता हूँ तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, और ऑफिस में अपनी पर्सनल असिस्टेंट तक को भी मेरे बारे में नहीं पता। मुझे आपकी केबिन तक आने भी नहीं दे रहे थे वो लोग, और क्या धमकी दी थी उन्होंने मुझे? हाँ, पुलिस में गिरफ्तार करवा देंगे। उधर वो पुलिस वाले कूट कूट कर मेरी चटनी बना देते, और इधर इन सब जनाब को मुझसे ये जवाब चाहिए कि मेरे बिना रहा नहीं गया। क्या देखते की तलब हो रही थी, उसके मुंह बनाते हुए कहा। तो जशन हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने करीब आते देख अति वहां से हटने लगी, लेकिन जशन ने उसे पकड़ा और फिर से कमर से उठाकर टेबल पर बिठा दिया और इस बार खुद उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेबी डॉल को हाथ लगा दे? दुनिया में रहना नहीं क्या उन लोगों ने? और तुम क्या चाहती हो, हर तरफ पर्चे छपवा दूं कि ये छोटी सी बेबी डॉल मेरी बीबी है?
छोटी नहीं हूँ मैं, पूरी 17 साल की हूँ। और हाँ, बात मत बदलिए। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते के लेकर हमेशा चुप रहते हैं। आप मुझे अपनी बीवी मानते तो हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो अभी भी मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। ना आपकी बीवी तो नियति वो आगे कहती उससे पहले ही जशन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अति की सांसें तेज हो गई। जशन उसके होठों पर हल्की सी उंगली रख की और बोला, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो, मेरे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। मेरे लिए दुनिया मैटर नहीं रखती, लेकिन अगर तुम इस बात से फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारी हर बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। अति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देख रही थी। वो पीछे की तरफ बैंड हो रही थी और जशन उसकी तरफ झुकता हुआ आ रहा था। उसे अति की कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जो अति एक झटके से उसके सीने पर आ गई। अब मेरी बात का जवाब भी दो ना, यहाँ आने की कोई कारण? क्योंकि अति सींचते हुए बोली। क्योंकि जशन जी उसकी तरफ ही बोले। क्योंकि मैं बोर हो रही थी। अति ने उसे जोर से हंसते हुए जवाब दिया और जल्दी से उसे धक्का देकर नीचे उतरने लगी, लेकिन इस बार जशन अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अति ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। उसकी चालाकियां हमेशा ही की तरह जशन के आगे फेल हो चुकी थी। अब आगे जो सितम जशन उस पर करेगा, उसे बचकर वो कहाँ जाए और कैसे जाए, फिलहाल तो उसके दिमाग में यही चल रहा था। वहीं जशन मुस्कुराया और उसके ऊपर झुकना शुरू करते हुए अति बैंड होकर नीचे होने लगी। वो पीछे से टेबल पर झुकती जा रही थी और जशन उसके ऊपर झुक रहा था। मुझे मुझे घर जाना है। क्यों? जशन ने मदहोशी भरे लहजे में पूछा। अति की सांसें तेज होने लगी और धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, काका काम है मुझे घर पर। तो यहाँ आई ही क्यों थी? जशन ने उसकी गर्दन पर अपने होठ हल्के से चलाते हुए पूछा। मुझे 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 याद आ रही थी आपकी। आखिर अति पिघल ही गई। उसकी जवाब सुनकर जशन मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। अति भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अब शर्म के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और चेहरे पर छाई मंद मंद मुस्कुराहट जशन को पागल कर रही थी। और इस पागलपन का एक ही इलाज था। उसने अपने होठ अति के होठों पर रखे और उसे चूमने लगा। जो सांसें बड़ी हुई थी अब आपस में उलझने लगी। कब अति बैंड होती होती पूरी तरह से उस टेबल पर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। और अब जशन भी पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था। अपनी बेबी डॉल के होठों को चूम कर वो अपनी और अपनी बेबी डॉल दोनों की प्यास को बुझा रहा था। उसके हाथ टेबल पर से हटकर अति के जिस्म पर चलने लगे। उसकी उंगलियां जब जब अति के जिस्म पर चलती वो कांपने लग जाती और उसकी सांसें और भी ज़्यादा गर्म हो जाती, जो जशन को उसे किस करते वक्त महसूस हो रही थी। जशन अपनी जीभ उसकी जीभ पर रख कर उसे आपस में उलझा रहा था। अति भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। जशन ने उसके सीने पर हाथ रखा तो अति ने भी जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख दी। वो एकदम से सिर उठी थी। जशन उसके सीने पर अपने हाथ फिरा रहा था। दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ने के बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अति की ड्रेस की आगे की जिप अलग हुई थी। जशन ने उसको वो जिप खोल दी तो अति एकदम से सिकुड़ उठी, लेकिन जशन आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो होश में आया। ऑफिस में होते हुए वो कैसे आगे बढ़ सकता था? उसने जल्दी से खुद पर काबू किया और अति की ड्रेस की जिप बंद की। जिस इंसान का खुद पर हद से ज़्यादा कंट्रोल था, अति ने उस इंसान को भी बेकाबू कर दिया था। अति तो अब जशन की तरफ नजरें भी नहीं उठा रही थी। वो टेबल पर से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी, जो जशन ने नीचे होने से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे। जशन ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। अति को भी ये मौका सही लगा तो वो जल्दी से केबिन से बाहर आई और फिर पार्किंग एरिया में आकर ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। जशन फ़ोन पर बात करते करते ही कमरे में सब कुछ देख रहा था, तो वह अति को ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ जाते देख बिल्कुल निश्चित था। वो फ़ोन काटकर उसने एक फ़ोन और मिलाया, जो कुछ इंतजाम करने के लिए था। उसकी बेबी डॉल कोई डिमांड करे और वो पूरी ना करे तो क्या फ़ायदा जशन सिंह शेखावत होने का? तो आखिर क्या करने वाला है जशन कि दुनिया वालों को पता चले कि उसकी लाइफ में उसकी बेबी डॉल क्या मायने रखती है और वही अब उसकी ज़िंदगी है और वही उसकी पत्नी है। अति मुस्कुराते हुए घर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नियति बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन अति ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जैसे ही वो बेड पर लेटी, उसने अपनी और जशन के साथ में बिताए हसीन पल याद आने लगी। लेकिन कुछ सोचते हुए उसकी सांसें तेज हुई और जो जशन करने जा रहा था उसे सोच सोचकर अब उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। जशन ने फ़ोन पर किसी को कुछ इंतजाम करने को कहा था, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी फ्री होते ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया। खाना खाते वक्त भी अति जशन से नजरें चुरा रही थी। जशन के लिए पता नहीं, लेकिन अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नहीं थे। जब भी वो जशन की तरफ देखती, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती थी। एक अलग सी धुन उसके दिल में गिटार की में बजने लगती थी। इसीलिए वो बस प्लेट पर अपनी नजरें गड़ाए अपना खाना खत्म करने में लगी थी और वहीं जशन उसकी तिरछी नजरों से देख रहा था। अपनी बेबी डॉल के गालों पर छाई लालिमा से ही वो समझ गया था कि उसके दिल में उसके नाम का शोर मचा हुआ है, जिसे साइलेंट करने की पूरी कोशिश कर रही है उसकी बेबी डॉल। क्योंकि जब जशन ऑफिस से घर आया था, अति जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई थी। वो चाहता था जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस ले, लेकिन उसकी बेबी डॉल का ये रूप भी उसे दीवाना कर रहा था। खाना खाकर भी अति जल्दी से कमरे में आ गई। जशन का फ़ोन बजा तो वो बात करने गार्डन में टहलने लगा और उधर अति कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर यूँ एक्टिंग करने लगी जैसे वो सीधा स्वर्ग सिधार गई हो। जशन भी बात करने के बाद आया तो अति की एक्टिंग देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया, लेकिन आज तक उसकी बेबी डॉल की उसकी आगे कहाँ चली है जो अब चलेगी। कॉकरोच कॉकरोच, जशन जोर जोर से बोला तो अति बिस्तर से बिजली की स्पीड से ही ज़्यादा तेजी से उछली और सीधा जशन के पास आकर उससे चिपक गई। मुझे बचाओ, वो चीखते हुए बोली और जशन से और भी ज़्यादा लिपट गई। किससे बेबी डॉल? कॉकरोच से। कहाँ है कॉकरोच? जशन ने थोड़ी भारी और
सेडक्टिव सी आवाज़ में पूछा, आपने अभी तो कहा कॉकरोच है यहाँ, अति ने कहा और फिर एक झटके से जशन से अलग होने लगी क्योंकि उसे उसकी चालाकपति की चालाकी समझ आ गई थी। लेकिन जशन ने भी उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। कितने दुष्ट हैं आप, उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा। और तुम कितनी ड्रामेबाज, जसन ने कहा तो अति अपनी नजरें चुराने लगी। जसन मुस्कुराया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिछला जन्म में आप दाई माँ थे क्या, जो बार बार यूँ मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं? नहीं, दाई माँ तो नहीं था, लेकिन रोमांटिक बहुत था। इस जन्म में पिछले जन्म में के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जशन ने उसे बेड पर लिटाकर उस पर झुकते हुए कहा। तो अति की सांसें एक बार फिर से थमने लगी। वो उसकी होठ भी कांपने लगी। उसने साइड हटकर जशन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर लोअर भी उतार दी। और अब वो सिर्फ सिंगल था। कमरे का तापमान इतना बढ़ चुका था कि एसी भी फेल था। अति बेचारी का क्या करे। एक बार फिर से उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन वो हैरान रह गई जब एकदम से जशन बिस्तर की दूसरी साइड आकर लेट गया। मतलब है क्या ये इंसान दूसरों को पागल कर खुद डेढ़ शाना बन जाता है। अति उसे देखती रही और इंतजार करती रही कि कब वो उसकी तरफ सरक कर उसे अपनी बाहों में भरेगा, लेकिन जसन ने उसकी तरफ नजरें भी नहीं घुमाई। आप नाराज हैं क्या मुझसे, आखिर उसने पूछ ही लिया, पर जसन ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बात भी नहीं कर रहे हैं मुझसे, मैंने कोई गलती कर दी क्या? आप सच में मुझसे इतने नाराज हैं क्या, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? उसने हल्की सी रुआंसी होकर कहा। तो जशन उसकी तरफ पलटा और अचानक से बोला, और तुम जाग रही थी क्या? मुझे तो लगा सो गई होगी। उसके जवाब से अति को रोना आ गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। जशन उठा और बोला, अब मैं कमरे में आया तो तुम तो सोने का ड्रामा कर रही थी, और जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब भी तुम्हें मेरी गोद से बाहर जाना था। तुम्हें सीने से लगाया तो तुम दूर होने लगी, इसीलिए अब मैंने तुम्हें अकेला सोने दिया। पर मुझे अब आपके बिना नींद नहीं आती, आप अपनी बाहों में लेकर सुला दो ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोली। तो जशन के होठों के अंदर ही हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, उसकी बेबी डॉल भोली भी है और बहुत शैतान भी, पर प्यारी भी बहुत है। कहाँ वो उसे तंग करने की सोच रहा था और कहाँ उसके इन आंसुओं ने उसे ही तंग कर दिया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और बेड से लगकर लेट गया। अति उसके सीने पर सिर छुपाकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बाकी सब हथियार फेल हो सकते हैं, लेकिन उसके आंसू का तीर सीधा जशन के सीने पर लगा। ये सोच उसे चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूं ही लेटे लेटे दोनों गहरी नींद में सो गई। अति के लिए उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से खुशनुमा थी, लेकिन जशन की जिंदगी में अभी भी बहुत उलझने थी जो वक्त के साथ सुलझने वाली थी। और इनकी उलझने और बढ़ने वाली थी पता नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से थे। सुबह हुई तो अति ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जशन उसके पास नहीं था। उसने नजरें घुमाई तो जशन आईने के सामने खड़ा अपने पसीने पोंछ रहा था। शायद वो वर्कआउट करके आया था। उसने लंबे चौड़े बदन का नजारा सुबह सुबह ही अति के जिस्म में खलखनी मचाने लगा था। लड़कियां कितनी दीवानी होंगी इस इंसान की, और कितनी ही लड़कियों ने इन्हें प्रपोज भी किया होगा, लेकिन ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। इस सोच ने अति को खुद पर गुरूर महसूस करने पर मजबूर कर दिया। जो किसी के आगे नहीं झुकता वो उसी की हर बात सिर झुकाकर मानता है और उसकी हर छोटी बड़ी बात से उसे फर्क पड़ता है। इस सोच ने उसके होठों पर एक मुस्कान ला दी। काश वो यूं ही खड़े रहे और मैं आपसे हवा की तरह लिपट जाऊं। मेरी सांसें आपकी सांसों में घुल जाएं और आपके होठ मेरे होठ। जसन उसे आईने में देख रहा था। उसे यूं ही सांस खांसने की आवाज़ की तो अति जल्दी से बिस्तर से उठी। क्या हो गया है उसकी आंखों को? छी, कैसी कैसी बातें सोचने लगी है वो मन ही मन बोली और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन वो दरवाजा बंद करती उससे पहले ही जशन ने हाथ लगाकर दरवाजा बंद होने से रोक दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरे मन की बातें सुन लेते हैं। कहीं इन्होंने होठों से होठ वाली बात तो नहीं सुन ली, अति बड़बड़ाई। और तब तक जशन बाथरूम के अंदर आ गया। जशन अति के सामने खड़ा था और अति मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। वो बाथरूम में घुस भी आया और वो अभी ख्यालों में ही खोई थी। वैसे जो तुम सोच रही हो करने में मज़ा बहुत आता है, हैं? अति अचानक से बोली। उसके तो भाग ही फूट गए। ये इंसान हकीकत तो दूर, ख्वाबों में भी उसे चैन से कुछ सोचने नहीं देता। और इन्हें पता कैसे चलता? अब तो कन्फर्म है, इन्होंने मेरे अंदर माइक फिट करवाया है। चलो ना, दोनों करते हैं, बहुत मजा आएगा। कितने चंट हैं आप, मेरे शरीर में माइक घुसा दिया आपने और मुझे पता भी नहीं चला। वो गुस्से से शुरू होकर रुआसी सी होकर बोली। मतलब तो मुझे नहीं समझ आता, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं कुछ भी सोचती हूँ, मन में कुछ भी बोलती हूँ, आपको पता चल जाता है। अब मैं क्या करूँ? आप हैं ही ऐसे, आपको देखकर मेरे मन में कुछ होने लगता है तो मैं कुछ भी सोच लेती हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा क्या क्या अच्छा सब गंदा। आप भी तो सारे दिन बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। अब ऐसे में मेरे मन में गंदी गंदी बातें आती हैं तो मैं क्या करूँ? इतना चौड़ा सीना, अब इस पर फिसलूँ ना तो क्या करूँ? होठ देखिए आपके, सुर्ख लाल। ऐसे होठ सिर्फ लड़कियों के होते हैं। अब इन्हें देखकर मेरा इन्हें किस करने का मन कर गया तो मैं क्या करूं? अच्छा, और क्या क्या मन करता है तुम्हारा? जसन ने पूछा। यही कि जब भी आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपके सीने पर कहते कहते अति चुप हो गई। वो फ्लो में बहुत कुछ बोले जा रही थी। अगर उसका ध्यान जशन के होठों पर टिकी गहरी मुस्कुराहट पर नहीं जाता तो इस आदमी ने मेरे फिर से पोपट बना दिया। ये सोचकर फिलहाल वो बस गुस्से में जशन को देख रही थी। बहुत बुरे आप, उसने खिंचते हुए कहा और वॉशरूम के बाहर जाने लगी। लेकिन जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अति एकदम से पीछे खिंचती चली आई। जसन ने भी उसे दीवार से लगाया और उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
मैं नहाने की बात कर रहा था, लेकिन जो तुम सोच रही थी मज़ा उसमें भी बहुत है, तुम्हें भी अच्छा लगता है। अति भी तेज चलती सांसें के साथ उसे देख रही थी। उसने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया तो जश्न मुस्कुराया और बोला, फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि आपके करीब आकर मुझे कुछ होने लगता है, अजीब अजीब सा मन होता है, जैसे कि जश्न ने कहा और उसके होठों पर जीभ फेरने लगा। अति ने उसके होठों की तरफ देखा तो उसके खुद के होठ सूखने लगे कि मैं आपके उसके भी अपने होठों की जीभ तैराकर उसके होठों से टच की और बोलते बोलते रुक गई। आपके आपके होठों को खा जाऊं, उसने एकदम खूंखार तरीके से कहा। ओ मेरी बॉबी रोल वाइल्ड कैट बनेगी, जैसे ने मुस्कुराकर कहा और फिर आगे बोला, तो रुक क्यों जाती हो? क्योंकि मुझे शर्म आती है, अभी भी मेरा मन कर रहा है, तो खा जाओ ना मुझे। आप शुरू कीजिए ना। नहीं, अब तो तुम ही शुरू करोगी, मैं भी तो देखूं मेरी बेबी डॉल कितनी डीप किस करती है। मुझे ना कुछ नहीं करना, बस जाना है यहाँ से साइड होकर। आप अति झिझकते हुए बोली, ये इंसान तड़प पाने में अव्वल दर्जे पर है, इसलिए इससे अच्छा है वो यहाँ से बाहर ही चली जाए, ताकि उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशन सी हो रही है वो तो बंद हो जाए। जैसे ने उसकी कमर पर अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए और अपनी एक अंगुली उसकी गर्दन की गालों से गर्दन तक लाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? आप अभी जीभ बाहर निकालो। हाँ, अपनी जीभ बाहर निकालो, जैसे ने दोबारा कहा तो अति ने अपनी जीभ हल्की सी बाहर निकाली। अगले ही पल जैसे ने उसकी जीभ को अपने होठों के अंदर ले लिया और उसे बड़ी पेशेंट की तरीके से लिक कर रहा था। अति की सांसें तेज हो गई, उसका पूरा बदन में एकदम करंट सा दौड़ गया। उसके हाथ भी जशन के चेहरे पर आ गए। दोनों ही बहुत बुरी तरह से वाइल्ड होकर एक दूसरे को चूम रहे थे, कभी एक दूसरे की जीभ को काटते तो कभी होठों को। सांस तो शायद ही कहीं बंद हो गई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की सांसों लेने का मौका नहीं दे रहे थे। जशन ने अति को किस करते हुए कमर से थोड़ा ऊपर किया और अति की टांगें जशन की कमर पर किसी बेल की तरह लिपट गई। जशन ने अति के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें दीवार से लगा दिया। भले ही अति वाइल्ड थी, लेकिन जशन उस पर पूरी तरह से हावी था। दोनों लगातार एक दूसरे को चूम रहे थे, होठों को एक दूसरे से अलग कर अब दोनों बिना एक पल रुके एक दूसरे की गर्दन को चूमने लगे। कभी दर्द भरी आह की आवाज़ आती अति के होठों से निकलती, तो कभी जशन बेचैनी से अति के हाथों पर अपनी पकड़ कस देता। लेकिन एक दूसरे से मीठा मीठा दर्द लेकर भी वो दोनों रुक नहीं रहे थे। दोनों की पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। जशन ने अति के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ दिया और फिर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को थाम उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दी। अति पूरी तरह से जशन में खोई हुई थी। वो उसके सीने पर लगातार चुम रही थी और लव बाइट्स दे रही थी, जिससे कब उसकी शर्ट आगे से पूरी तरह खुली उसे एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल तो उस पर जशन के इसका रंग चढ़ा हुआ था और वो उस रंग में मस्ती से झूम रही थी। जब जशन ने उसकी शर्ट को पीछे कॉलर से पकड़कर खींचा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी छाती सिर्फ ब्रा में छिपी हुई है। उसने जशन के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर अपने सीने पर रखने चाहे, लेकिन जशन ने उसके हाथ नहीं छोड़े और बोला, कहा था ना अगली बार यहीं से शुरू करूंगा। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और देखते ही देखते दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के होठों को बेताज चूमने लगे। यूं ही किस करते हुए उसे गोद में उठाते हुए जशन उसे सावर के नीचे ले गया। अब उसने उसे नीचे खड़ा किया और फिर पलटकर दीवार से लगा दिया। अति का चेहरा एक बार दीवार से लगा हुआ था और वो पूरी तरह से सिर रही थी। जसन ने एकदम से सावर चालू कर दिया, जिससे वो कांपने भी लगी। जसन के एहसासों ने उसका बदन भट्टी की तरह तपने लगा था, लेकिन वो अब पानी की ठंडी बूंदों तो उस एहसास को और भी जानलेवा बना रही थी। जसन हल्का सा नीचे झुका और उसकी कमर को चूमने लगा। कभी उसकी कोरी कमर को चूमता तो कभी उसकी पीठ को, कभी उसकी गर्दन के पीछे। अति उसके होठों के लगातार स्पर्श से पूरी तरह से पागल हो रही थी, पर सिवाय आहे भरने को वो और कुछ नहीं कर सकती थी। जसन एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था, लेकिन फिर एकदम से उसके होठ उसकी पीठ पर रुके और अगले ही पल उसने अपने दांतों से उसकी बराक के हुक खोल दी तो वो एकदम से मचल उठी। अति बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसकी आहें तेज होते जा रही थी। बाथरूम के फर्श पर गिर रही पानी की बूंदें से ज्यादा वह अति की सिसकियां और मदहोश भरी आवाज़ गूंज रही थी। उसके अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए, लेकिन जसन ने उसे पलटा और उसकी आंखों में देखने लगा। अति की हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों में देखने की, वो शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। लेकिन जसन ने उसकी कलाई पकड़ी और उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर जशन की नज़रों में खोए उसके हाथ उसके सीने से कब हटे उसे कोई होश ही नहीं रहा। पर फिर अचानक ही वो जशन से सीने से लिपट गई। उसकी गर्म सांसें जशन को भी मदहोश कर रही थी। जसन ने अपनी अंगुलियां हल्की हल्की उसकी कमर पर चलानी शुरू की तो अति के नाखून भी जशन की पीठ पर चुभने शुरू हो गए। क्यों छिप रही हो? शर्मा रही हो मुझसे? खुद से ही शर्मा रही है अब तो। अभी वो वाइल्ड होने की बात कर रही थी, अब ये पर्दा क्यों? जसन ने कहा तो अति के होठ सिल गए। उसने अपनी आंखें बंद की और एक झटके से पीछे वो दीवार से लग गई। उसकी खुली ब्रस्ट जशन के सामने थी और जशन की आंखें मदहोशी से भरी थी। अति का बदन थर थर काँप रहा था और बड़ी अदा से उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया था तो जशन मुस्कुराया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी बेबी डॉल उसके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था, लेकिन उसे खुद को कंट्रोल करने पड़ेगा। उसकी जान उसकी है, आगे वो कभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उसे खुद को थोड़ा रोकना पड़ेगा। पर फिर भी थोड़ा सा शरारती तो बन सकता है, सोचते हुए उसने उसके हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया तो बिल्कुल उसकी बरा बस्ट पर अपने होठ रखकर एक ही जगह पर जोर से चूम लिया, जिससे उस जगह पर गहरे लाल निशान बन गए और दर्द से अति की आह निकल गई। उसने जशन की तरफ देखा तो जशन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, कहा था ना मुझे मेरी बेबी डॉल को बहुत सारा प्यार करना है, लेकिन इंतजार उस दिन का है जब वो छोटी बच्ची से माई वाइल्ड वुमेन बन जाए।
जो बिल्कुल भी शर्माए ना और मुझे पूरा खा जाए। जशन की बात ने अति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी। उसके बाद दोनों एक साथ नहाए, फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आए। अति को अपने कॉलेज जाना था और जशन को ऑफिस। आज उसने अपनी जान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था जो शाम को अति के सामने आने वाला था। नियति, रागिनी, मनीषा, हर्ष सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जशन और अति भी दोनों साथ में सीढ़ियों से उतर कर आए। उन्हें साथ देखकर वहां बैठे लगभग सभी लोगों की आंखें चल रही थी, लेकिन किसी ने इतनी औकात नहीं थी कि कुछ कह दे। नाश्ता खत्म हुआ तो अति अपना बैग और फोन लेकर ऊपर गई। आज जशन उसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था, इसीलिए वो बेहद खुश थी। उसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन जब वो कमरे से निकलकर वापस सीढ़ियों पर आई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि नियति जशन के गले लगकर खड़ी थी। वो उन्हें देखते हुए नीचे आई। जशन ने नियति की बाजू पर हाथ रखे हुए थे। नियति उसे अलग हुई और बोली, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, इस घर में रखने के लिए, प्रॉमिस देने के लिए। मैं जानती थी तुम भले अब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन दोस्तों हम अब भी हैं। सच में मैं अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम्हें तो अपने हिस्से की खुशियाँ मिली। जशन बस हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसने नियति को कोई जवाब नहीं दिया। अति भी वहां से जाने लगी कि नियति के साथ उसके कानों में पड़े, वरना मेरी खुशियाँ तो किसी ने छीन ही ली। अति के कदम एक पल के लिए, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। नियति भी एक शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लिए उसे जाते हुए देख रही थी। जशन अति को ड्रॉप करने वाला था, लेकिन अब अति गुस्से में दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जशन ने हैरानी से उसे देखा और फिर उस गाड़ी की तरफ चला आया। इस गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ी में जाना है हमें, जशन ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहा। लेकिन अति ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। जशन कुछ पल तो उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन जब अति ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया तो उसे गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर बिना ड्राइवर के खुद ही बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। अति गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। खुद का गुस्सा और मेरा गुस्सा कुछ भी नहीं। जाइए रहिए ज्वालामुखी बनकर, फूटिएगा लोगों पर, मुझे क्या गोरिल्ला कहीं की। अति गुस्से में बोल रही थी और ड्राइवर उसकी बात सुनकर बड़ी मुश्किल से हंसी को रोककर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो कॉलेज पहुंची तो उसके ड्राइवर को गाड़ी बाहर रोकने की को कहा गया और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सभी स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देखते थे। उसे गाड़ी से उतरते देख दूसरी गाड़ी से बॉडीगार्ड्स भी नीचे उतरे, लेकिन वो लोग कॉलेज में घुसते उससे पहले ही अति ने उन्हें रोका और वापस आने के लिए कहा। अगर तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो मैं कॉलेज जाऊंगी ही नहीं, यहाँ से वापस घर चली जाइए। उसने गुस्से से कहा, प्लीज़ मैडम, बॉस ने ऑर्डर है कि हमें आपके आसपास ही रहना है, लेकिन मेरे ऑर्डर है कि तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए फ़ोन करो अपने बॉस को और उन्हें बताओ कि मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कहा है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यहाँ अभी ऑटो पकड़कर घर वापस चली जाऊंगी। अति फिलहाल खुद ज्वालामुखी बनी हुई थी। उसकी धमकी सुनकर एक बॉडीगार्ड ने जशन को फ़ोन मिलाया। आगे से जशन ने जो कहा उसे सुनकर तो वो भी हैरान था, लेकिन फ़ोन काटने के बाद अति से सिर्फ इतना ही कहा कि ओके मैडम, जैसे आपकी मर्जी, और वहाँ से चली गई। उसका जवाब सुनकर अति खुश होकर के बजाय झिझक गई। हाँ, अब मेरी तो कोई परवाह ही नहीं रही। मुझे कुछ हो गया तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक बार कहा तो बॉडीगार्ड हटा दी, मुझे मनाया भी नहीं और खुद अकेले चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। अगर आप अकेले आप अकर करेंगे तो मैं भी आपकी ही बीबी हूँ, और बीबी के नखरे क्या होते हैं आपको अब पता चलेगा। उसने गुस्से से कॉलेज के अंदर आते हुए कहा। सोनिया, जो शायद उसका ही इंतजार कर रही थी, उसे देखते ही उसके पास भागती आई और अति के पीछे की तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, आज तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने नहीं आया? क्या तुम उसके लिए राखी लाई हो? हाँ, तुम बहुत फनी हो। और तुम चिपकू, अति ने धीमे धीमे बड़बड़ाते हुए कहा और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। सोनिया भी उसके पीछे पीछे ही चल दी। उसे बचने के लिए अति जल्दी से एक लड़की के साथ जाकर बैठ गई। ये वही लड़की थी जिसके साथ वो पहले दिन भी बैठी थी, जो क्लास से ज़्यादा अपनी बुक्स में खोई हुई थी। लेकिन जब अति ने ध्यान से उसे देखा तो वो लड़की बुक में फ़ोन चिपकाकर किसी से चैट करने में लगी हुई थी। अति के तो एकदम से होश उड़ गए, लेकिन वो कुछ कहती उसे पहले ही क्लास में एकदम से बात होनी शुरू हो गई और फिर एकदम से सब शांत हो गए। अति को लगा शायद कोई टीचर होगी, लेकिन उसके सामने की तरफ देखा तो अक्स अपने ग्रुप के साथ क्लास के अंदर आ रहा था, और अंदर आकर वो पहले टेबल पर पैर रखकर ऊपर की तरफ बैठ गया और उसके ग्रुप के बाकी लड़कियों भी उसे घेर कर खड़े हो गए। हेलो गाइस, आई होप आप सबका कॉलेज में मन लग रहा है। नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, आपका मनोरंजन करना हमारा फर्ज है। उसने सब स्टूडेंट को कहा, लेकिन उसकी नज़र अति पर थी। अति भी घूरते हुए उसे देख रही थी। सभी स्टूडेंट चुपचाप खड़े थे, क्यों हो जाए फिर थोड़ा इंटरटेनमेंट क्यों हो जाए थोड़ा इंटरटेनमेंट, अक्सर ने अपने ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा तो उसका पूरा ग्रुप चिलअप करने लगा, जिससे उसके चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसके बाद उसने आगे आगे खड़े एक लड़के को बुलाया जो दिखने में काफ़ी पढ़ाकू लग रहा था। वो लड़का सहमे हुए अक्सर की तरफ आया। मुन्नी का डांस तो सबने देखा है, आज मुन्नी का डांस देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अक्सर ने कहा। तो उसके ग्रुप के सभी लड़के लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगे। उसी के साथ उसमें से एक लड़के अमित ने उसने फ़ोन पर गाना चला दिया। चलो चलो जल्दी से सो जाओ, इतने फ्री नहीं है हम लोग जो एक ही परफॉर्मेंस देखने में इतना वक्त बर्बाद कर दे। अक्षय ने अपने साथ खड़े लड़के रजत को हाई फाई देते हुए कहा और फिर हंसने लगा। वो लड़का धीरे धीरे डांस करने लगा, लेकिन अगले ही पल अक्षय ने उसे रोका और बोला, यार मज़ा नहीं आया, मुन्नी थोड़ा बोल्ड होनी चाहिए, चलो अपनी शर्ट उतारो। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे और बाकी सब स्टूडेंट और अति मायूसी उस लड़के को देखने लगे। उसने सॉरी मांगा और खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अक्षय नहीं माना। उसने खुद भी उसकी शर्ट खींच ली, जिससे उसकी शर्ट दोबारा पहनने लायक भी नहीं रही। शर्मिंदगी से उस लड़के की नज़रें झुक गई थी, लेकिन अति की नज़रें अब अक्षर की तरफ एकदम उठी हुई थी और उन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ ताप था। चलो चलो जल्दी शुरू हो जाओ,
अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अक्सर ने कहा। तो उस लड़के ने फिर से धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अक्सर ने उसे फिर से रोका और बोला, नहीं यार, अभी भी बात नहीं बनी, कुछ तो कमी है, लगता है तुम्हारी पैंट भी उतारनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। अब ये बताओ कि इसे तुम खुद उतारोगी या ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूँ। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट एक बात फिर से अक्सर को देखने लगी। कईयों की नज़र में उसके लिए गुस्सा था, तो कईयों की नज़र में उसके लिए डर था, और साथ ही उस लड़के के लिए दया भाव। प्लीज़ ऐसा मत करो, आप और कोई टास्क दे दीजिए, मैं कर दूंगा, प्लीज़ ये चीज़ करने को मत कहिए। ओए, अभी तुमने काम किए, यही बात पहले कह देता तो अब तक तो पूरा एंटरटेनमेंट बिल गया होता। हम लोग को चलो देर आई दुरुस्त आई, अक्सर ने कहा, और फिर एक नज़र फिर से अति को देखते हुए बोला, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन माफ़ी मांगनी पड़ेगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लड़का जल्दी से बोला, तो अक्षर और उसका ग्रुप एक बार फिर से हंसने लगा। मानो आए भाई और उस लड़की की तरफ देखते हुए व्यंग से बोला, ये मुन्नी को बदनाम ही नहीं भोली भी निकली, ये मुन्नी तो बदनाम ही नहीं भोली भी निकली, माफ़ी तुम्हें नहीं उस लड़की को मांगनी होगी, उसने अति की तरफ देखते हुए कहा। तो सबकी नज़रें अब अति पर आ गई और अति के होठ पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता हो कि आगे यही होने वाला हो। अति आगे आई और अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, तुम लोग में से किसी एक को अपनी शर्ट उतारकर इन्हें देनी होगी। उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तो अक्षर ने भी उसे चौंकते हुए देखा, कुछ तो अलग है इस लड़की में। ठीक है, अक्षर ने कहा, और फिर अपने ग्रुप की तरफ देखने लगा। उसके ग्रुप वाले भी अब सहम गए, पर जब अक्षर ने रजत की शर्ट मांगी तो उसने मन मारकर अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की को देती ही पड़ी। चलो आप मांगो माफ़ी, तुम्हें भी समझ आया कि अक्षर सिंघानिया से पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अक्षर ने बड़े एटीट्यूड से अति को देखते हुए कहा। तो आखिर कैसे तोड़ेगी हमारे अति अक्सर सिंघानिया का गुरूर, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।